कक्षा 8 विज्ञान भारती इकाई 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं। इकाई 1 का नाम है विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। कक्षा 6 में हमने विज्ञान और तकनीकी को थोड़ा सा अध्ययन किया था, विज्ञान का विकास और विज्ञान के चरणों को देखा था। कक्षा 7 में भी कुछ आधुनिक तकनीकों को देखा था। आज हम कक्षा 8 में केवल नवीनतम प्रगति जो हुई है विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में उसको ही अध्ययन करेंगे। तो सब विज्ञान और तकनीकी के विभिन्न क्षेत्रों में जो नवीनतम प्रगति हुई है उसमें पहला संचार के क्षेत्र में देखते हैं। तो संचार के क्षेत्र में जो नवीनतम प्रगति है उसके संबंध में आप स्वयं जानते हैं, ये टेलीफोन जो संचार का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट, कंप्यूटर, टेलीविज़न, ये नवीनतम प्रगति है। साथ ही में भारतीय डाक विभाग ने 2001 में इसी का प्रयोग करते हुए, इंटरनेट का प्रयोग करते हुए ई पोस्ट सेवा शुरू की थी। और 20वीं शताब्दी में हमारे हाथ में मोबाइल तो आ गया था किंतु स्मार्ट नहीं हुआ था। फिर 21वीं सदी में स्मार्टफोन चालू हुआ और 3G यानी थर्ड जनरेशन, 4G फोर्थ जनरेशन, 5G फिफ्थ जनरेशन के रूप में अब हमारे पास स्मार्टफोन उपलब्ध हैं, जिससे डाटा ट्रांसफ़र करना बहुत ही आसान और स्पीड हो गया है, तेज हो गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वाईमैक्स, वाईफाई जैसे अद्भुत देन हमें प्राप्त हुई है। अब मोबाइल फ़ोन में सारी सुविधा उपलब्ध हो गई है डाटा के तेज होने की वजह से। अब हमारे में वीडियो गेम करना हो, वीडियो क्लिपिंग करना हो, डाटा का ट्रांसफ़र करना हो तो बहुत ही द्रुत गति से होने लगा है। तो ये नवीनतम प्रगति होती जा रही है। वैसे वैसे स्मार्टफोन और स्मार्ट होते चले जा रहे हैं। अब हम आते हैं शिक्षा के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। जैसे जैसे तकनीकी आगे बढ़ती गई उस तकनीकी का उपयोग अब शिक्षा के क्षेत्र में भी होने लगा है और अब सरकारें जो हैं ICT बेस्ड शिक्षा देने की ओर बढ़ रही हैं। ICT यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। आजकल जो टीचर्स भी आ रहे हैं, शिक्षक भी आ रहे हैं, वो भी ICT दक्ष होके आ रहे हैं, क्योंकि नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन टीचर्स के लिए ICT दक्ष अनिवार्य कर दिया है और उस पर बल देता है। आज स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदला जा रहा है, जहां स्मार्ट टेलीविज़न भी लगे हुए हैं। और इससे क्या हो रहा है, बच्चे को शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि हो रही है, खुशनुमा वातावरण मिल रहा है, मनोरंजन उनको मिल जाता है और विश्व का कोई भी ज्ञान हो वहाँ से उनको प्राप्त हो जाता है। इससे शैक्षिक विकास भी हो रहा है, यानी कि मनोरंजन भी हो रहा है, शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ रही है, शिक्षा का स्तर भी बढ़ रहा है और वो भी खुशनुमा वातावरण में। ई बुक्स का भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ये हुआ शिक्षा के क्षेत्र में ICT का प्रयोग। अब हम आते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे पहले 1962 में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में 1962 में INSCOPAR यानी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन हुआ। फिर नवंबर 1969 में इसरो का गठन हुआ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई और इस इसरो की स्थापना के पश्चात कदम दर कदम बढ़ाते हुए एक छोटे से उपग्रह के प्रक्षेपण के साथ आज हम इतने बृहद प्रक्षेपण तक पहुंच गए जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज हमारे पास इनसेट उपग्रह प्रणाली, IRS उपग्रह प्रणाली उपलब्ध है। इनसेट उपग्रह से हमें दूर संचार, दूरदर्शन प्रसारण, मौसम विभाग की जानकारी और आपदा चेतावनी भी मिलती है और IRS से हमें भारत में जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका सर्वेक्षण हो जाता है। अब इन उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए हमारे पास बहुत ही अत्याधुनिक प्रक्षेपण यान है जो PSLV और GSLV के नाम से जाने जाते हैं। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि ध्रुवीय प्रक्षेपण यान और भूस्थैतिक प्रक्षेपण यान। PSLV से हमें सुदूर संवेदी उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं, जबकि GSLV से इनसेट प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं जो भूस्थैतिक कक्षा में जाके स्थापित होते हैं। GSLV के कारण ही GSLV F1 से हमें शिक्षा में
शिक्षा पर के लिए पूरी तरह से समर्पित एडुसैट का प्रक्षेपण 2004 में किया गया था। सितंबर 2004 में एडुसैट का प्रक्षेपण हुआ था। इसी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में विकास में ही हम लोग अपने प्रक्षेपण यानों से मंगलयान तक पहुंच पाने में सफल हुए हैं। इसी तरह से चंद्रयान प्रथम और चंद्रयान द्वितीय की सफलता प्राप्त कर चुके हैं। अब चंद्रयान तृतीय की करने वाले हैं। चौथा है रक्षा और प्रतिरक्षा के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति क्या हुई है। तो सबसे पहले रक्षा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में एक संगठन बनाया गया, डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। डीआरडीओ की अद्भुत देन है कि वो तरह तरह की मिसाइलें बनाया है। अब हमारे पास जल थल वायु कहीं से भी मार कर सकने वाली मिसाइलें उपलब्ध हैं। यहाँ तक कि बैलिस्टिक मिसाइल, अंतर महाद्वीपीय मिसाइल भी उपलब्ध है। हम चाहे वायुयान से मिसाइल छोड़ सकते हैं, पृथ्वी से आकाश में, आकाश से पृथ्वी में, समुद्र पे मार करने वाली मिसाइलें हैं, सब मेरीन्स हमारे पास उपलब्ध है। इसलिए रक्षा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में आधुनिक बहुत अधिक प्रगति हुई है और ये सब का अद्भुत देन डीआरडीओ की है। और जब मिसाइलों की बात हो तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के योगदान को कोई नहीं भूल सकता है। उनका इतना अधिक योगदान था कि वे भारत के मिसाइल मैन कहे जाते हैं। उन्हीं के कारण ही अग्नि मिसाइल, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग मिसाइल, पिनाका मिसाइल का लॉन्च हुए थे। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ही 1998 में उनके ही निर्देशन में पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था, जिससे भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र भी बन सका था। हमारे पास युद्ध पोत भी है, INS अरिहंत, INS कोच्चि, जिससे हमारी रक्षा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में बहुत ही वृद्धि हुई है। हम आते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के रूप में आपने देखा था कि पहले एक्सरे का विकास हुआ, स्कैनर का विकास हुआ, एंडोस्कोपी का विकास हुआ, किंतु इससे सारी बीमारियों का पता नहीं चल पाता था। तो इससे भी एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी विकसित की गई है, जिसमें सोनोग्राफी, CT यानी कंप्यूटेड टोमोग्राफी, रेडियोग्राफी, एंजियोग्राफी। चिकित्सा के क्षेत्र में टेलीपैथी का भी विकास हुआ है, यानी दूर रहकर भी चिकित्सा की जा सकती है। विश्व के किसी भी कोने से बैठा हुआ डॉक्टर विश्व के दूसरे देश के डॉक्टर को चिकित्सा के बारे में बता सकता है। यहाँ तक कि टेलीपैथी द्वारा ऑपरेशन भी संभव हो पा रहा। छठवां आता है कृषि के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। जैसा कि 1960-70 के दशक में हरित क्रांति आई थी। पर्याप्त सिंचाई के साधनों, उन्नतशील बीजों, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसल में आशातीत वृद्धि हुई थी, परंतु इस रासायनिक प्रयोग के अंधाधुंध प्रयोग से बहुत अधिक प्रदूषण हुआ और खाद्यान्न की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई। इसलिए नवीनतम प्रगति के रूप में हमारे पास हरी खाद है, जैव उर्वरकों का अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है। जहाँ सिंचाई के कम साधन है या नहीं है, वहाँ ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग हो रहा है या छिड़काव स्प्रिंकलर विधि का प्रयोग हो रहा है। ये नवीनतम प्रगति है। परिवहन के क्षेत्र में जैसा कि आप जानते हैं, साइकिल के बाद स्कूटर, मोटर गाड़ी, कार, बस, ट्रेन इत्यादि तो आए ही थे, किंतु इससे भी आगे बढ़कर अब हमारे पास और भी स्पीड वाली गाड़ियां आ रही हैं। बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन और भी अच्छी ट्रेन भी आ रही हैं। इसी तरह से वायुयान में भी काफ़ी संशोधन हुआ है। हमारा स्पीड काफ़ी बढ़ी है और समय की बहुत बचत हो रही है। इंजन भी एडवांस लेवल के लग रहे हैं। इसी के साथ ही धुआं का जो समस्या हो रही थी, प्रदूषण की समस्या हो रही थी, उसको देखते हुए CNG वाहन भी निकाले जा रहे हैं। ई-रिक्शा का भी प्रयोग बढ़ा है। विनिर्माण क्या होता है? विनिर्माण वह होता है जिसमें कच्चा माल पहुंचता है और उसका तैयार माल बनता है। तो विनिर्माण में हम कच्चे माल को तैयार माल में बदलते हैं। अगर हमारे पास विनिर्माण उद्योग नहीं होगा तो कच्चा माल कहीं बाहर भेजना पड़ेगा, फिर हम सस्ते में देना पड़ेगा और महंगे में खरीदना पड़ेगा। और जो विनिर्माण से तैयार माल होता है उसकी गुणवत्ता और जो दाम होता है वो कुछ बहुत ही ज़्यादा होता है। तो विनिर्माण हमारे देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इसलिए भी ज़रूरी है कि विनिर्माण से रोजगार संवर्धन होता है, रोजगार सृजन होता है, लोगों को काम भी मिलता है। साथ ही साथ में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बहुत ही कदम उठाए हैं।
जो कंपनियां बंद हो सकती हैं, बंद करने लायक हैं, उनको बंद करने के लिए नीतियां सुगम बनाई हैं, और जो कंपनियां आगे बढ़ सकती हैं उनके लिए निवेश क्षेत्रों की स्थापना की है। पूंजी के कैसे स्थापित होगी, पूंजी कैसे मिलेगी, उसकी भी व्यवस्था कर रही है। और जो इसमें आदमी लगे हैं उनका कौशल उन्नयन कैसे हो, उनका प्रशिक्षण कैसे हो, इस पर भी जोर दिया जा रहा है। इस तरह से विनिर्माण उद्योग बहुत ही हमारे देश के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ कच्चा माल बहुत अधिक है और इसको तैयार माल बनाने के लिए विनिर्माण क्षेत्र की बहुत ही महती आवश्यकता है। उद्योग धंधों के क्षेत्र में, उद्योग धंधे पहले भारत में बहुत कम उद्योग धंधे थे, किंतु इस पर बाद में बहुत ही जोर दिया गया, और जोर देने की वजह से बहुत तरह के उद्योग धंधे स्थापित हो गए हैं, जैसे खनन उद्योग, कोयला उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग, रत्नाभूषण उद्योग, और हिंडाल्को, बाल्को, नाल्को के एल्युमिनियम उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग के लिए ONGC, OIC, OIL जैसे स्थापित हुए हैं। साथ ही साथ में पेट्रोलियम के शोधन के लिए मथुरा में मथुरा रिफाइनरी खोली गई है। और हमारे देश में मेक इन इंडिया को स्थापना की गई है। ऊर्जा के क्षेत्र में हम देखते हैं, पहले हम परंपरागत साधनों का प्रयोग करते थे, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला इत्यादि का प्रयोग करते थे, किंतु उद्योग ऊर्जा के क्षेत्र में कुछ नवीनतम प्रगति हुई, जिससे अब हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, तरंग ऊर्जा का उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये अक्षय ऊर्जा स्रोत हैं। अक्षय ऊर्जा स्रोत यानी ये ऊर्जा स्रोत कभी नष्ट नहीं होते हैं, जबकि पेट्रोल, डीजल, कोयला ये सीमित भी है और ये ख़त्म होने की इनकी संभावना भी है। जबकि सूर्य ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूताप ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ज्वार भाटा ऊर्जा ये कभी ख़त्म नहीं होगी। बायोमास से भी ऊर्जा प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये सब इससे प्राप्त ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होगी। ये सब ऊर्जा नवीकरण ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं, यानी कि इसमें कभी लॉस कभी ख़त्म नहीं होंगी, इनमें हमेशा हमें प्राप्त होता रहता है। जबकि पेट्रोल, डीजल, कोयला जैसे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, क्योंकि ये सीमित भी हैं और उनके ख़त्म होने की संभावना है। इस तरह से ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति हुई है, और ये प्रगति हुई है कि अब हम नवीकरण ऊर्जा स्रोतों पर महत्व को समझ रहे हैं और उसमें तरह तरह की तकनीकी का विकास हो रहा है। और राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा मिशन, राष्ट्रीय जल ऊर्जा मिशन, इस तरह के मिशन भी स्थापित हो रहे हैं। अब हम आते हैं व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में। व्यापार माने होता है क्रय विक्रय केवल करना, और जबकि वाणिज्य का अर्थ होता है धन को प्राप्त करने के लिए क्रय विक्रय, वस्तुओं का क्रय विक्रय करना। तो अब व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया जा रहा है, और इसके लिए ई-कॉमर्स कंपनियां स्थापित की जा रही हैं, और इसके रूप में स्नैपडील, अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां भी स्थापित हुई हैं। पहले व्यापार वाणिज्य के लिए वस्तुओं के बदले वस्तु देना होता था, वस्तुओं का हस्तांतरण होता था, किंतु अब पत्र मुद्रा की वजह से व्यापार वाणिज्य में तेजी आई है। परंतु हम केवल पत्र मुद्रा तक स्थापित नहीं हैं, रुके हुए नहीं हैं, अब इसके आगे बढ़ गए हैं। अब इंटरनेट के ज़माने में ऑनलाइन सेवाओं, ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र की ओर बढ़ गए हैं। क्रेडिट कार्ड जारी हो गए हैं, क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं और डिजिटल सेवाओं का उपयोग करते हैं। अब आते हैं ब्राह्मा ई गवर्नेंस के क्षेत्र में। ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस ये वो है जो सरकार की सूचनाओं और सेवाओं को इंटरनेट के माध्यम से आम नागरिकों को उपलब्ध कराना, यही है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस से हमारी जो गति, कार्य करने की गति भी बढ़ी है, पारदर्शिता आई है और आम नागरिकों को काफ़ी सहूलियत भी मिली है और शासन प्रणाली अधिक पारदर्शी भी हुई है। ई गवर्नेंस अच्छे शासन का पर्याय बनता जा रहा है। विद्यालय के स्तर पर दाखिला लेना हो, बिजली का बिल भरना हो, या या आय जाति निवास का प्रमाण पत्र बनवाना हो, अब ई गवर्नेंस के माध्यम से बहुत ही द्रुत गति से होने लगा है। 18 मई 2006 को सरकार ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस परियोजना शुरू की थी, NEGP। 18 मई 2006 को राष्ट्रीय ई शासन NEGP को शुरुआत किया था, जिसके तहत भारत में
जगह जगह साझा सेवा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। ये साझा सेवा केंद्र सीधे आम जनता के लिए उपलब्ध हैं, जहां वे सरकार की सूचनाओं और सेवाओं को प्राप्त कर रहे हैं। ई गवर्नेंस से डिजिटल इंडिया चरितार्थ हो रहा है और डिजिटल इंडिया से सभी चीज़ों का डिजिटलाइजेशन हो रहा है। सारी सूचनाएं इंटरनेट के माध्यम से आम नागरिकों को उपलब्ध हो रही हैं। इस तरह से यह पाठ समाप्त हुआ। हम अगले वीडियो में अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।